हेलो स्टूडेंट, आई एम अजय सिंह फ्रॉम छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज और क्लब IAS अकेडमी के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो आपका इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसको हम आपका IPNM कहते हैं, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्यों आया है ये आपको हम बताते हैं। पिछले कुछ दशकों से ये कॉन्सेप्ट बेहद ही मतलब तेज़ी से ये उभरा है, क्योंकि शुरू में जो हमने जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उसका मतलब ऐसा उपयोग किया है बिना सोचे समझे कि जिससे क्या है आपका सभी चीज़ के एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें उसके आसपास थी उन सब की क्वालिटी आपकी ख़राब होने लगी। चाहे वो सॉइल के केस में आप कह लीजिए, चाहे एनवायरनमेंट के केस में कह लीजिए, चाहे आपका फ्रूट के या प्लांट के क्वालिटी जो हमको यील्ड मिलता है उसके क्वालिटी के संदर्भ में कह लीजिए, सब मामले में क्या हुआ, हमको ख़राब क्वालिटी की चीज़ें मिलने लगी। और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि आपका जो फसल के उत्पादन की जो लागत है वो भी आपकी ज़्यादा आने लगी, तो फर्टिलाइज़र का उपयोग बेशक मतलब वो क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है ना, वो आपको अच्छी वैल्यू देता है, लेकिन वो पर्टिकुलर उस टाइम के लिए शॉर्ट रन में क्या है वो आपका एक दीर्घ आपकी लघु अवधि में क्या है वो आपको बेनिफिशियल दिखाई देता है। लेकिन यदि लॉन्ग रन में देखें, दीर्घ अवधि के काल में हम देखें तो उस केस में क्या है उसका उपयोग जो है हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल ऐसी अवस्था में आ जाएगी कि हम बाद में उर्वरक का उपयोग करके भी क्या है हम उसका प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन अपन इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे मामले को लेके फिर क्या है कि एक इस तरह की स्ट्रेटेजी विकसित की गई कि भाई हम उर्वरक के साथ और क्या चीज़ अपन जो उर्वरक जो नुकसान सॉइल को पहुंचा रहा है उसके साथ हम क्या चीज़ और ऐड करें ताकि वो जो उस नुकसान को अपन क्या कर सके, ऑफसेट कर सके, उसको हम हटा सके। अब चूँकि क्या है उर्वरक का डायरेक्टली आपका इफेक्ट होता है किस चीज़ के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, तो पूरी तरह से उर्वरक के उपयोग को हम ख़त्म भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो है यील्ड में अपन इफेक्ट को लेके साथ में और कुछ ऐसी क्रियाएं करें ताकि उसके द्वारा जो दुष्प्रभाव जो आ रहे हैं वो उनका जो इफेक्ट है वो आपका कम से कम आए। तो इन्हीं सब स्ट्रेटजी को लेके इसमें आपका कई सारा चीज़ होता है कि जैसे आपका फार्म यार्ड मैन्योर को यूज़ करिए, आपका बायोलॉजिकल जो फर्टिलाइज़र है उसको आप जैव उर्वरक जिसको अपन कहते हैं उसको आप उपयोग करिए, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करिए, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करिए। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो एक स्ट्रेटजी हम बनाते हैं वो हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो जैसे कि आप देखिए कि इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज़ द इंटेलिजेंट, हाँ ये जो है आप इसको भेड़ चाल के हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है, आपको उपयोग करना है इंटेलिजेंट रूप से। मतलब आपको सारी सिचुएशन को समझ के उसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, मतलब लाभ और हानि किस प्रकार के हैं, इन सब को लेते हुए आपको इसका स्टडी करना है। तो आई इज द इंटेलिजेंट एंड कंबाइंड यूज ऑफ इनऑर्गेनिक आपका क्या हो गया, आपका जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, और आपका ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, मतलब आपको तीनों चीज़ को कंबाइन करना है और अपना इंटेलिजेंस वहाँ पे यूज़ करना है। कि इंटेलिजेंस का मतलब वहाँ के सारे इन्फॉर्मेशन को आपको लेके अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना है कि क्या चीज़ एक लॉन्ग रन में किस तरह की स्ट्रेटजी हमको बनानी है ताकि हम अच्छे से लगातार प्रोडक्शन ले सकें। रिसोर्सेज सो एज टू सस्टेन ऑप्टिमम यील्ड, आपका यील्ड भी क्या होना चाहिए, आपका ऑप्टिमम होना चाहिए, अनुकूलतम होना चाहिए, एंड इम्प्रूव और मेंटेन द सॉइल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। साथ ही आपके सॉइल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसको आपको किल नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी तक जो अपन उपयोग कर रहे हैं, जो उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि ऑप्टिमम की जगह हाईएस्ट आपको यील्ड मिल रहा है, यील्ड आपको हाईएस्ट मिल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि सॉइल के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को आप किल कर रहे हैं, और इस सॉइल के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को किल करके आप सॉइल को एक तरह का निर्जीव बना रहे हैं, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में क्या होगा कि आपको इस तरह का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। आज तो मिल रहा है लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो इन तीनों रिसोर्सेज का उपयोग करके हमको ऐसा स्ट्रेटजी क्रिएट करना है कि हमको यील्ड भी आपको ऑप्टिमम मिले और साथ में सॉइल का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी बनी रहे, एंड प्रोवाइड क्रॉप न्यूट्रिशन packages which are technically sound
टेक्निकली क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव। हाँ, लागत के रूप में भी क्या है वो आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेटेजी ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको पता चल रहा है कि IPNM का जो कास्ट है वो आपका इतना ज़्यादा आ गया जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो उसको सुपरसीड कर जाए या उसके बराबर चला जाए। तो ऐसे में फिर IPNM करने का कोई खास मतलब नहीं रहेगा। तो वो टेक्निकल रूप से आपका साउंड होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब सारे जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उसको मैच करते हुए होना चाहिए। साथ में इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, वायबल होना चाहिए, और प्रैक्टिकली फिजिबल, वो आसानी से आपका उस एनवायरनमेंट में उस चीज़ को किया जा सके ऐसा हो। और लास्ट में आपका एनवायरमेंटली जो है वो सेफ भी होना चाहिए। The principal aim of the integrated approach is to utilize all the possible sources of plant nutrition in a judicious and efficient manner। तो वही लास्ट में इसको यही कहा गया है कि judicious और आपका efficient manner में इसको अपने को उपयोग करना है। अब हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ INM कैसे विकसित हुआ है, और इसके आगे देखेंगे कि इसका जो कंपोनेंट है या इसके अवयव कौन कौन से होते हैं, और जो अलग अलग अवयव हैं उसका हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। तो ये है आपका द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ IPNM इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। किस चीज़ का? सॉइल फर्टिलिटी का। जैसे मैंने आपको बताया था सॉइल फर्टिलिटी जो है आपका मृदा जो है उर्वरता, मृदा उर्वरता को बढ़ावा देना है और उसका प्रबंध करना है, उसको मतलब मेंटेन करना है। फॉर सस्टेनिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मतलब क्रॉप प्रोडक्टिविटी एक दिन की बात नहीं है, ये आपको सस्टेनेबल वे में जो प्रोडक्टिविटी आपको मिलनी चाहिए उस तरह से क्या करना है, आपको उसको मेंटेन करके रखना है थ्रू ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये चीज़ आपको कैसे करना है कि जो जितने भी पॉसिबल सोर्स है किसके, न्यूट्रिएंट्स के, उन सब का यूज़ करना है ऑप्टिमम मात्रा में। ऑप्टिमम मात्रा का मतलब ना तो ज़्यादा ना तो कम, जितना अनुकूल है उस सिचुएशन में उस तरह से अपने को इसको यूज़ करना है। और वो जितने पॉसिबल सोर्स कौन कौन से हैं, इसमें आपका ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया और बायोलॉजिकल हो गया, ये सारे जो फर्टिलाइज़र के मेथड्स हैं इनको हमको उपयोग करना है। जैसे बायोलॉजिकल में जैव उर्वरक में आप अजोला वगैरह हो गया, इनऑर्गेनिक में आपका जो क्या हो गया, जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनिक समझ लीजिए आप जैसे हरी खाद वगैरह यूज़ करते हैं उस टाइप का ऑर्गेनिक खाद हो गया। तो इन एन इंटीग्रेटेड मैनर अप्रोप्रिएट टू ईच फार्मिंग सिचुएशन। अब ये जो चीज़ है, ये स्ट्रेटजी है, ये आपकी एक जो वहाँ के फार्मिंग सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट होती है। इसका इसका प्रिंसिपल तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप की स्ट्रेटजी हमको बनाना है वो वहाँ के एनवायरनमेंट को या वहाँ के सॉइल के कंडीशन को देख के हमको लगाना होगा। लेकिन प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको गाइडिंग फैक्टर के रूप में हमको डायरेक्शन देती है। ठीक है, तो फार्मिंग सिचुएशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑन सस्टेनेबल बेसिस थ्रू एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ द की प्रिंसिपल ऑफ। अब इसमें आपका देखिए यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड आपका ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स हैं, खाद जो है, उनका जो है एप्रोप्रिएट वे में आपको उसको यूज़ करना है। और यही क्या है इसका की प्रिंसिपल, एंड देयर साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप इन ए स्पेसिफिक एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन। तो ये आपको जैसा मैंने बताया कि आपका पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है, इस चीज़ को हम डिसाइड कर सकते हैं वहाँ की सिचुएशन को देख के। लेकिन प्रिंसिपल आपका क्या होगा कि आपका जो केमिकल फर्टिलाइज़र वो भी, और साथ में आपका जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह जो है उनको भी इस तरह से यूज़ करना है कि आपका ग्रोथ भी आपका मेंटेन रहे, और साथ में आपका सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसका कॉन्सेप्ट आपका बने वहाँ पे, और नेचर को जो है किसी तरह का आपका नुकसान ना पहुँचे। अब हम देखेंगे कि आपका कंपोनेंट ऑफ जो IPNM है वो क्या है। तो कंपोनेंट आपका बेसिकली प्रिंसिपल के थ्रू ही आपका क्या है अवयव विकसित होता है। तो आप अलग अलग कंपोनेंट को देखेंगे तो ये बेसिकली आपके जो सिद्धांत इसके हैं उसी के ऊपर आपके आधारित होते हैं। तो पहला इसका प्रिंसिपल है यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, या फिर जो केमिकल फर्टिलाइज़र, या इनऑर्गेनिक को अपन ये कहें कि आपका अकार्बनिक
जो आपको जानकारी ना हो तो अकार्बनिक जो है उर्वरक का हम उपयोग करते हैं इसमें। मतलब आप ध्यान रखिएगा कि IPNM जो है और आपका जो जैविक खेती है वो दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जैविक खेती में हम किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र वगैरह अपन यूज़ नहीं करते हैं, जबकि IPNM में क्या करते हैं, हम दोनों का जो कंपोनेंट है उसको पकड़ के चलते हैं और उसका जो है दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का अपन उपयोग नहीं करते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। भाई जैसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपका हो गया यूरिया हो गया, आपका DAP हो गया, आपका MOP हो गया, SSP हो गया, इन सब का हम उपयोग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या है, और दूसरे फर्टिलाइज़र का भी इस तरह से उपयोग करते हैं ताकि एक जुडिशियस जो सिस्टम है या एक इंटेलिजेंट सिस्टम उसमें बन सके, और जिसका आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। फिर आपका यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब आपका कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद मतलब जैसे आपका फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, कार्बनिक खाद, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। तो फार्म यार्ड मैन्योर क्या हुआ, आपका जो गोबर का खाद जो है, जो गोबर का जो खाद होता है उसको हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। और इसके अलावा भी ऑर्गेनिक मैन्योर आपके कई सारे होते हैं, तो उनका भी उपयोग करना। फिर तीसरा क्या है, यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स या बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र वगैरह का भी हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, और बायो फर्टिलाइज़र को जो अपन हिंदी में कहते हैं वो है आपका जैव उर्वरक। जैव उर्वरक इत्यादि का अपन भी उपयोग करते हैं, जैसे आपका अजोला वगैरह हो गया। अजोला जो अपन राइस में यूज़ करते हैं वो एक तरह का क्या है, जैव उर्वरक है। फिर ये तो आप जिन चीज़ों का अपन यूज़ करते हैं उस बारे में हो गया। फिर किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि मेंटेनिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। जो सॉइल के जो भौतिक गुण हैं, जैसे आपका सॉइल टेक्सचर हुआ, सॉइल आपका स्ट्रक्चर हुआ, सॉइल पोरोसिटी हुआ, सॉइल वाटर हुआ, ये सब जो है ये इन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब को इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं जो आगे जो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करे, ना कि क्रॉप प्रोडक्शन को कम करे। तो उस जो फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर आपका है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। हाँ, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि कुछ सॉइल में कुछ तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको अपन किस तरह से करेक्ट करें, ये भी इसका एक अंग होता है। फिर बेटर ऑब्लिक जुडिशियस वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि भाई जो सॉइल में जो हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपका इनऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, चाहे बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, इन तीनों के लिए क्या है, मेन कंपोनेंट आपका वाटर है ना। तो वाटर के उपयोग के हिसाब से इनकी जो उपयोग की जो दक्षता होती है या क्षमता होती है वो बढ़ती है, घटती है। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट को भी लेके चलना पड़ेगा कि बेटर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो हमको यहाँ पे करना होगा। अब इसका हम इंडिविजुअल जो है वो देखेंगे कि एक एक कंपोनेंट जो है वो कौन कौन सा होता है। पहला जो है यूज़ ऑफ आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या अकार्बनिक खादों का उपयोग करना। तो अकार्बनिक खादों के उपयोग करने में हमको ये 4R जो प्रिंसिपल है वो हमको याद रखना पड़ेगा कि ये हमको एक डायरेक्शन देगा कि रासायनिक खाद का हम रासायनिक उर्वरक का उपयोग तो करें, लेकिन उसको किन किन बातों का हम ध्यान रखते हुए उसका हम उपयोग करें। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग एंड इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हम जो है उसकी महत्ता को हम बिल्कुल कम करके नहीं देख सकते। तो उसका कारण यह है कि आज भी जो सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाने वाला जो उर्वरक है वो आपका अकार्बनिक टाइप का होता है। मतलब जो हम पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसमें ज़्यादातर भाग क्या है, अकार्बनिक खादों का है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन अब आ रहा है धीरे धीरे अस्तित्व में, लेकिन अभी भी एट प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे तो ज़्यादातर मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, एक सिग्निफिकेंट जो पार्ट है वो जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसका कुल कारण ये है कि ये इफेक्टिव है। ये एक्चुअली क्या है, इफेक्टिव है, मैन मेड जो है आपका क्रिएट किया हुआ फर्टिलाइज़र है जो कि पोषक तत्वों को इफेक्टिव रूप से क्या करता है, प्रदान करता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इसका फूड जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बेहद क्या है, इसका एक मेन अंग है।
और इसको ये प्रभावी बनाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइज़र आर कमर्शियली अवेलेबल। कई तरह के फर्टिलाइज़र मिलते हैं जिसमें आपके मेजर भी मिलेंगे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए भी आपको फर्टिलाइज़र मिलेंगे। जैसे जिंक के लिए भी मिलेगा, कैल्शियम के लिए भी अलग मिलेगा और एनपीके के लिए तो मिलता ही है, जिससे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आपका मेजर हो गया। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैंने जैसे बताया आपको कि जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हुए। हाउएवर, हाँ, इनके साथ दिक्कत ये है कि ये कॉस्टली हैं। एक्चुअल क्या होता है, ये कॉस्टली होता है। चूँकि कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। मतलब आपको थोड़े से मात्रा में आपको यूज़ करना है, लेकिन ये महंगे होंगे। और हालांकि अपन दूसरा जो फर्टिलाइज़र जिसके अपोजिट अपन यूज़ करते हैं वो बल्क मात्रा में होता है, वो ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी सस्ता होता है। इसकी अपेक्षा आपका सस्ता होता है और उसकी कास्ट जो है कम आती है। जैसे सिंपल सी बात है कि आप जब क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपने फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ किया या गोबर के खाद को आपने फील्ड में फैलाया, तो उसमें जो लगने वाला लागत और जो आपका उसमें लगने वाला लागत, किसमें, फर्टिलाइज़र में लगने वाला लागत, इन दोनों में आपका बेहद ज़्यादा अंतर होता है। मतलब आपको फर्टिलाइज़र में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा कास्ट आएगा, जबकि FYM में आपको वैसा कास्ट इन्वॉल्व नहीं होता। तो एक फैक्टर इनका ये भी होता है कि ये कॉस्टली इनपुट होते हैं एंड देयर एक्सेसिव यूज़ में डिटेरियोरेट द सॉइल क्वालिटी। एक तो सॉइल क्वालिटी को क्या है वो ख़राब करेंगे, सॉइल क्वालिटी और फूड क्वालिटी को ख़राब करेंगे, और साथ में क्या है आपकी लागत को भी इंक्रीज करते हैं। मतलब एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो आपका लागत भी जो है क्रॉप प्रोडक्शन का, वो आपका या उत्पादन जो लागत होता है वो भी आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हेंस देयर इज़ ए नीड टू इम्प्रूव देयर यूज़ एफिशिएंसी थ्रू एफिशिएंट एंड बैलेंस फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये क्या है, आपका एनवायरनमेंट को भी डिटेरियोरेट कर रहा है और फिर क्या है, इसकी कास्ट भी आपकी ज़्यादा है या लागत भी को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इन दोनों चीज़ को देखते हुए हमको ये समझना होगा, फिर एक सिस्टम निकालना होगा कि हम इसका अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें। अच्छे तरीके से मतलब प्रभावी यूज़ कर सकें। अब प्रभावी यूज़ करने का मतलब क्या है कि इसमें लागत भी हमको कम इन्वॉल्व हो, है ना, और आपको एनवायरनमेंट में भी आपका नुकसान कम से कम जाए। तो इसका मतलब ये है कि लागत कम लगाएं और एनवायरनमेंट में कम नुकसान जाए। तो हम इस तरह का उपयोग करें कि केवल वो प्लांट को अवेलेबल हो या प्लांट जिसके लिए हम दे रहे हैं केवल उसी को फर्टिलाइज़र मिले। तो हेंस देयर इज़ ए नीड टू इम्प्रूव देयर यूज़ एफिशिएंसी थ्रू एफिशिएंट एंड बैलेंस फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। इसी को बोल रहा है, जो स्ट्रेटेजी की अपन बात कर रहे हैं कि एफिशिएंट एंड बैलेंस फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, इस तरह का स्ट्रेटजी बना के उसका प्रबंध हमको करना पड़ेगा। एंड असेंशियली फॉलो द 4 R's फार्मूला। जो फर्टिलाइज़र के यूज़ का जो IPN इसमें है आपका इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जो है वो 4R जो फार्मूला है वो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 चीज़ें हैं उनका हमको ध्यान रखना है। तो 4R फार्मूला फॉर द जुडिशियस एंड इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट दे आर। सबसे पहली बात तो कि आपका राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र। अब राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र कहने का मतलब ये है कि भाई जिस जगह पे अपन, कुछ फर्टिलाइज़र का जो इफ़ेक्ट होता है एसिडिक होता है, कुछ का आपका क्या होता है एल्कलाइन होता है, कुछ का न्यूट्रल होता है। तो हम वहाँ पे सिचुएशन को देख के क्या करते हैं कि हम सही टाइप का फर्टिलाइज़र अपने को यूज़ करना चाहिए। अब वहाँ पे सही टाइप का फर्टिलाइज़र का मतलब हम मृदा को भी देखते हैं और क्रॉप को भी देखते हैं कि क्रॉप के लिए कौन सा सूटेबल फर्टिलाइज़र है। जैसे मान लो कि राइस की अपन बात करें तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति उसको करते हैं। मतलब नाइट्रोजन के कई फर्टिलाइज़र हैं, कई फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन राइस को नाइट्रोजन दे सकते हैं, लेकिन वो राइस को देने वाले कुछ ही हैं जिनका हमको उपयोग करना चाहिए। मतलब कुछ ही आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं जो कि जिसका अपन उपयोग करेंगे तब राइस को क्या है नाइट्रोजन मिलेगा। अदरवाइज़ दूसरे टाइप के नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस उतना ज़्यादा नहीं होगा। जैसे राइस के केस में अपन अमोनियम जो है आयन का जो है जो फर्टिलाइज़र वो होता है उसका अपन यूज़ करते हैं कि उसी फॉर्म में क्या है राइस इसको ग्रहण करती है। तो राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र इसका चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका जो फर्टिलाइज़र का जो डोज है, जो ऑप्टिमम जो डोज है या जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है या पैकेज एंड प्रैक्टिसेस के रूप में जो क्रॉप का जो यूनिवर्सिटी के द्वारा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो रिकमेंड की जाती है, तो वो ऑप्टिमम डोज का अपने को यूज़ करना चाहिए। जनरली फार्मर क्या करते हैं कि भाई ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन के चक्कर में क्या करते हैं, वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग कर देते हैं। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र के उपयोग से क्या है कि प्लांट तो उतनी मात्रा में लेगा जितनी इसको ज़रूरत है। अब ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपने यूज़ किया तो कहाँ जाएगा, वो या तो क्या है सॉइल को ख़राब करेगा या फिर आपके वीट को ग्रोथ को या एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे ये भी देखना है
कि जितनी क्वांटिटी में क्रॉप को ज़रूरत है उतनी ही क्वांटिटी में सॉइल को मतलब उतनी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र को सॉइल में दिया जाना चाहिए। तो राइट डोज ऑफ फर्टिलाइज़र। फिर आपका तीसरा है राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने लायक बात है कि हर मेथड को अपन हर जगह पे एक समान रूप से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ब्रॉडकास्टिंग को जहाँ पे क्रॉप स्टैंड आपका बहुत डेंस हो वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं। वैसे ही आपका प्लेसमेंट मेथड अपन कब यूज़ करते हैं, जब अपन कतार या पंक्ति में अपन ग्रो कर रहे हैं या फ्रूट क्रॉप में किए हैं तो तब अपन प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ कर देंगे। जहाँ पे आपको प्लेसमेंट का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका फर्टिलाइज़र एक्सेस में भी जाएगा और वो एनवायरनमेंट को भी ख़राब करेगा। तो राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है, राइट डोज आपको यूज़ करना है और राइट मेथड करना है। और फिर आपका टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। राइट टाइम ऑफ जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का हम ये करें ताकि क्या हो कि राइट टाइम का मतलब ये है कि क्रॉप जो फर्टिलाइज़र को ग्रहण करता है उसका एक टाइम होता है ना। उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा वो क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होगा। और आपने टाइम का एडजस्टमेंट सही नहीं किया तो उस केस में वो क्रॉप को वैसा अवेलेबल नहीं होगा। अब जब क्रॉप को अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, वो एनवायरनमेंट में जाके उसको नुकसान पहुँचाएगा। तो इस तरह से जो 4R जो यूज़ है वो आपका बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, राइट डोज ऑफ फर्टिलाइज़र, राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन और राइट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। साइड चेंज हाँ, ये तो हो गया। हाँ, फिर आपका दूसरा जो कंपोनेंट है इसका यूज़ ऑफ आपका ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर मटेरियल। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि आपका जो ये वर्मी कंपोस्ट जो है या केचुओं का खाद जो है वो बनाया जा रहा है। ये जो प्लास्टिक का एक बैग आता है इसके लिए कस्टम बिल्ड जो इस टाइप का बैग आता है जिसमें अपन वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग बेसिकली क्या है कि जो इसके नीचे के लेयर में हम थोड़ा सा वो करके जो पराली है या भूसा जो होता है उसको अपन डाल के क्या करते हैं कि गोबर के खाद जो है डालते हैं और जितना भी आसपास का पत्ती वगैरह जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो वो अपन डालते हैं। और फिर इसके अंदर क्या है, केचुआ डालते हैं। तो जैसे मान लो इसका जो चौड़ाई जो रखते हैं ये आपका 4 फीट के आसपास होता है और ये जो लंबाई है, लंबाई आप जितना भी ले सकते हैं। जैसे मान लो ये आपका 10 फीट है तो कई बार वो 30 फीट तक भी अपन ले सकते हैं। तो वो वहाँ पे जैसा आपका स्पेस अवेलेबल होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन चौड़ाई हमको हमेशा 4 फीट के आसपास रखनी चाहिए। उसका कारण यह है कि इससे क्या है, एरेशन में क्या है आपका आसानी होती है और गुड एरेशन, अच्छा एरेशन होना बेहद ज़रूरी है, तभी वर्मी कंपोस्ट जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर होता है। तो ये जो है यहाँ पे देखना आपका छेद है जहाँ पे एयर जो है निकलता है। तो बेसिकली जो ये जो खाद होता है ये वर्म तैयार करते हैं या फिर जो केचुए होते हैं, अर्थ वर्म, जैसे कि आप जानते होंगे अर्थवर्म तैयार करते हैं। तो इसको बनाने का मेथड ये है कि जब आपका गोबर थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब एकदम गर्म गोबर यूज़ नहीं करते अपन। गोबर जब गाय या भैंस ने जो भी दिया है तो उसके 7-8 दिन बाद या 5 दिन बाद अपन क्या करते हैं, इसको डालेंगे। फिर इसमें ये मान लो 10 फीट का है तो प्रति फीट अपन 1 किलो जो है केचुआ अपन इसमें यूज़ करते हैं। तो जब 1 किलो केचुआ, जैसे इसमें 10 फीट है तो 10 किलो केचुआ अपन डालेंगे। तो 10 किलो केचुआ डालेंगे तो क्या होता है कि केचुआ जो है इन पूरे केचुआ इसको फीट की तरह यूज़ करेगा, मतलब अपना खाना की तरह यूज़ करेगा। अब जब खाने की तरह यूज़ करेगा तो वो जो मल का त्याग करेगा, तो मल को इसमें अपन कास्टिंग कहते हैं, कास्टिंग्स कहते हैं, है ना। जो मल का त्याग करेगा वही आपका केचुए के खाद के रूप में मिलता है। तो ध्यान रखिए कास्टिंग किस चीज़ को अपन कहते हैं। कास्टिंग जो होता है वो अर्थवर्म का जो मल है उसी को अपन कास्टिंग कहते हैं। और ये एक बेहद ही अच्छा जो है आपका उर्वरक के तौर पे या खाद के तौर पे ये काम करता है। उर्वरक नहीं कहना चाहिए, ये मैन्योर के तौर पे काम करता है, ठीक है। और इसको बनने में कम से कम आपका 40 से 60 दिन का टाइम आपका वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से लगता है। तो इस तरह का जो है खाद जब हम उर्वरक का उपयोग करें तो साथ में जो इस टाइप का जो बायोलॉजिकल या जो एनिमल्स के थ्रू जो आपका प्रिपेयर किया हुआ जो खाद है, उन सब का भी अपन सॉइल के फिजिकल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमको करना चाहिए, ताकि सस्टेनेबल लेवल पे हम क्रॉप का प्रोडक्शन एक सही दर पे अपन ले पाएँ। तो ड्यू टू इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ सॉइल
द लेस ऑर्गेनिक मैन्योर एप्लीकेशन एंड लेस ऑर्गेनिक, अपन क्या कर रहे हैं कि इंटेंसिव कल्टीवेशन तो कर रहे हैं, सघन खेती कर रहे हैं, लेकिन अपन एक तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर जितना उपयोग किया जाना चाहिए उतना हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। भाई पहले क्या होता था, पहले कृषक क्या करता था कि आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन ना करके वो आपका सघन खेती ना करके कम क्रॉप लेता था, तो उस दौरान वो जितना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका सॉइल में डालता था तो वो उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से पर्याप्त होता था। लेकिन आज हमने क्या किया है कि हम खाद तो उतना ही डाल रहे हैं, लेकिन अपन ने कल्टीवेशन क्या किया है, सघन कर दिया है। तब जब सघन कल्टीवेशन कर दिया है तो उतना ही तेज़ी से क्या है, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के बाहर जाएगा। अब सॉइल के बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर जो है आपका कम होने लगेगा। अब साथ में आप उर्वरक भी डाल रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि तेज़ी से क्या है आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका कम होता जाता है। और ऑर्गेनिक मैटर कम होने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि सॉइल आपका क्या होता है, हार्ड हो जाता है। सॉइल हार्ड हो जाता है और सॉइल की जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कार्य करने की या रूट्स के पेनिट्रेशन की या आपके जो जल के सही एनवायरनमेंट में मूवमेंट की, ये सब जो क्वालिटी है आपकी ख़राब होती है। तो वो कड़ा इसी वजह से होता है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट जो है सॉइल के अंदर आपका कम होता जा रहा है। तो लेस ऑर्गेनिक मैन्योर एप्लीकेशन, द सॉइल्स आर लो इन ऑर्गेनिक मैटर स्टेटस, इसी वजह से क्या है ऑर्गेनिक मैटर स्टेटस उसका कम हो जाता है। और डिक्रीज इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर रिजल्ट इन, सिंपल सी बात है, आपका यदि ऑर्गेनिक मैटर जो है यदि आपका डिक्रीज होगा तो सॉइल आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सॉइल कॉम्पैक्ट होगा मतलब एक हार्ड हो जाएगा, एक हार्डनेस जो है उसमें क्रिएट हो जाएगी। ये पहला उसका इफेक्ट है। फिर आपका हार्डनेस हुआ तो क्या हो जाएगा, पुअर आपका एरेशन होगा। पुअर एरेशन मतलब आपका हवा आपका प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा। फिर लो इनफिल्ट्रेशन एंड वाटर जो है होल्डिंग कैपेसिटी है। लो इनफिल्ट्रेशन का मतलब आपका पानी जो है वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह सही ढंग से मूवमेंट आपका नहीं कर पाएगा। और साथ में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी आपके कम हो जाएगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब आपका मृदा नमी को धारण करने की जो क्षमता है वो भी मिट्टी की कम हो जाएगी। मतलब मृदा को आपका वो धारण, मृदा जो है पानी को धारण नहीं कर पाएगा, एक लंबे समय तक के लिए धारण नहीं कर पाएगा, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये सारा कुछ घुमा फिरा के कहाँ पे आएगा, आपका लो फर्टिलिटी स्टेटस को ये क्रिएट करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि आप लगातार आप सघन कल्टीवेशन करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और उस प्रोपोर्शन में ऑर्गेनिक कंटेंट यदि आप सॉइल में नहीं डालते हैं तो वो सॉइल को कड़ा करेगा। और सॉइल का कड़ा होना ही क्या, आप ये मान के चलिए कि सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उसको ख़राब कर रही है। मतलब सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जब ख़राब होने वाली स्थिति में सब आती हैं तब वो सॉइल के कड़े होने के प्रभाव के रूप में हमको दिखाई देती है। The organic matter status in soil can be improved and maintained by constant addition of organic manure such as, हाँ, अब यदि इस चीज़ को आपको उसको ठीक करना है तो आपको एक बार नहीं, आपको लगातार, जैसे आप फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करते हैं तो उससे भी ज़्यादा आपको क्या है, इन सब जो दूसरे जो फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, उनका आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे आपका FYM, तो FYM का मतलब है आपका फार्म यार्ड मैन्योर। FYM आप लिख लीजिए, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर इसका हो गया। फिर कंपोस्ट हो गया, जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट ये हो गया। और भी कई तरह के कंपोस्ट होते हैं जो कि हम प्रिपेयर करते हैं। फिर आपका ग्रीन मैन्योर्स हो गया। ग्रीन मैन्योर्स मतलब आपका हरी खाद हो गया। हरी खाद मतलब जो अपन जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करने वाले जो भी आपके फसल होते हैं, जो जिनकी पत्तियों में नाइट्रोजन होता है, उसको अपन क्या करते हैं, ग्रो करके फ्लावरिंग आने के पहले ही जब वो लीफ वाले स्टेज में होते हैं तो अपन मृदा के अंदर ही, मतलब जहां हमने बोया है वहीं उसको क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं, अंदर पलट देते हैं और उसको डिकम्पोज होने देते हैं, ताकि उसके अंदर का जो नाइट्रोजन है वो पूरा का पूरा सॉइल में अवेलेबल फॉर्म में वो चला जाए। इसके अलावा आपका पोल्ट्री मैन्योर्स हो गया और वर्मी कंपोस्ट, ऑयल केक, ये सब भी अपन उपयोग कर सकते हैं। ऑयल केक का मतलब ये है जैसे आपका मूंगफली का वो हो गया, सरसों का खली हो गया, उन सब का अपन उपयोग करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज़ ए गुड सोर्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें मतलब आपका पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पोषक तत्वों की मात्रा हालांकि उसमें कम होती है, लेकिन सभी टाइप के पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। मतलब आपका असेंशियल भी पाया जाएगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके
पाए जाएंगे, सारे पाए जाते हैं। और साथ में कुछ ऐसे तत्व भी उसमें पाए जाते हैं जो कि सॉइल के फिजिकल मतलब पोषक तत्व तो नहीं है, लेकिन उनके साथ जो उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो सॉइल के स्ट्रक्चर को आपको क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। और जब सॉइल के स्ट्रक्चर को यदि इम्प्रूव किया जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है कि सॉइल का फर्टिलिटी लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप मतलब ये समझिए कि हालांकि ये पोषक तत्व के उतने बड़े सोर्स नहीं हैं, लेकिन इस सॉइल में जाके क्या करते हैं, मृदा को इस तरह का तैयार कर देते हैं कि ऑटोमेटिक मृदा क्या है, उर्वरता वाली लेवल में आ जाती है। तो ये इनडायरेक्टली क्या है, पोषक तत्व को इंक्रीज़ करने में आपको सहायक होते हैं, इसलिए इनका बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। तो गुड सोर्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मोर ओवर इम्प्रूव, देखिए जैसा कहा है, इसके अलावा आपका इम्प्रूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की, इसको क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह अपन देख रहे हैं कि पहला जो कंपोनेंट है आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, कि अपन ऐसा नहीं कि फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ ना करके जो खेती की जाती है वो जैविक खेती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अपन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं ना, वो एक दूसरी चीज़ है, वो एक दूसरी स्ट्रेटजी है। इसमें हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र का यूज़ ऐसे करते हैं जैसे आजकल जो रेंडमली या मतलब अवैज्ञानिक तरीके से जो यूज़ किया जा रहा है उस तरह से यूज़ ना करके हम क्या करते हैं कि उसको ऐसे यूज़ करेंगे ताकि वो उसका सही ढंग से उपयोग हो। और उसमें अपन 4R का अपन कॉन्सेप्ट का अपन ध्यान रखेंगे कि राइट टाइम उसका यूज़ होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए फर्टिलाइज़र यूज़ का, राइट डोज पे होना चाहिए, राइट काइंड होना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं अपने को सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और फिर दूसरा आपका आता है यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इनऑर्गेनिक भी यूज़ करना है आपको, ऑर्गेनिक भी यूज़ करना है, ये दो इसके कंपोनेंट हुए। फिर तीसरा कंपोनेंट है आपका बायोलॉजिकल सोर्स। ये भी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है, क्योंकि ये मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि करता है। और मृदा में सूक्ष्म जीव की वृद्धि से क्या होता है कि जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो आपका क्या होता है, वो सॉइल में ज़्यादा होता है। और साथ में जो ऐसे तत्व जो कि आपके क्रॉप प्रोडक्शन को कम करते हैं, उन तत्वों को अपन कंट्रोल करने के लिए मृदा जो सूक्ष्मजीवी हैं उनका अपन उपयोग करते हैं। तो यूज़ ऑफ आपका बायोलॉजिकल सोर्सेज या बायो फर्टिलाइज़र, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपका बायो फर्टिलाइज़र, ये आपके फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग आपका बैक्टीरिया है। मतलब यदि इस बैक्टीरिया का अपन यूज़ करते हैं तो फॉस्फेट जो है आपका अवेलेबल फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब फॉस्फोरस वाला जो उर्वरक है उसको हम प्रोवाइड करेंगे, जब देंगे तो पहली बार में केवल उसका 10% जो है, 10% फास्फोरस जो है वो प्लांट के लिए उपयोग में आता है, और बाकी 90% जो है वो आपका फिक्स हो जाता है। तो फिक्स होता है और ये बेहद धीरे धीरे क्या हो, रिलीज़ होता है। अब इसके रिलीज़ होने की जो दर हमको इसको इंक्रीज़ करनी है, तो उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में हम इस तरह का जो बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। अब इस बायो फर्टिलाइज़र का काम क्या है कि वो उस फास्फोरस को क्या करता है, आपका अवेलेबल फॉर्म में वो निकाल के देता है। तो ये भले कोई फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करे कि ना करे, लेकिन ये आपका जो मृदा जो है उसके स्टेटस को, जो है उर्वरता के स्टेटस को आपको क्या किया, उसने इंक्रीज़ कर दिया, और क्रॉप की जो पोषक तत्वों के प्रति जो डिमांड थी उसको उसने पूरा करने में सहायक किया है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट आपका अवयव है। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर, अब बायो फर्टिलाइजर अपन किसको कहते हैं, ये कल्चर्स होते हैं किस चीज़ के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हुआ या फिर एल्गी हुआ, इन सब के क्या हैं, ये कल्चर्स होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को ही अपन क्या कहते हैं, आपका बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। जैसे ये क्या है, इसमें कोई ना कोई आपका क्या है, या तो फंगस होगा या फिर एल्गी होगा या फिर बैक्टीरिया होगा, उन्हीं का क्या है कल्चर इसमें उपयोग किया जाता है। इस कल्चर को हम गोबर के खाद में मिला के यूज़ कर सकते हैं, या फिर और कोई बल्क में जो अपन खाद यूज़ कर रहे हैं उसमें अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। देयर यूज़ बेनिफिट्स, हाँ इनका जो यूज़ करते हैं, बेनिफिट्स द सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ बाय प्रमोटिंग नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड आल्सो ब्रिंग अबाउट द रैपिड मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है उनका जो खनिजीकरण है, खनिजीकरण मतलब खनिज को एक तरह से ये समझिए कि अवेलेबल फॉर्म में, प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, उसको अपन खनिजीकरण कहते हैं। जो खनिज होता है वो खनिज ज़्यादातर सॉइल में क्या होता है कि शुरू में आपका अनअवेलेबल फॉर्म में होता है, जिसको प्लांट उसके कांटेक्ट में भी आएगा तो उसको वो डायरेक्टली ले नहीं सकता। तो खनिजीकरण का मतलब यह है कि उस अनअवेलेबल फॉर्म से क्या है, उसको ऐसे फॉर्म में चेंज करना जिसमें क्या है प्लांट उसको आसानी से ले सके। तो ये हो गया आपका मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन सॉइल। दे आर
कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। हाँ, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनका काम किस तरह से है। नाइट्रोजन एक ऐसा मूवेबल जो फर्टिलाइज़र है जो फिक्स नहीं होता, वो तेज़ी से क्या है आपका मूवमेंट लेता है और या तो निक्षालन के थ्रू नीचे चला जाएगा या फिर वेस्ट हो जाएगा, दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो उसको फिक्स करने का काम करता है, मतलब जो आपका ख़राब हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहा है। और जो आपका फिक्स हो जा रहा है, जो आपका फिक्स हो जा रहा है, जैसे आपका फास्फोरस जो है उसको मोबिलाइज करने का ये काम करता है। तो ये इस टाइप का जो वर्क है वो आपका जैव उर्वरक ही करता है। और इसके अलावा आपका मिनरलाइजिंग आपका ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, मिनरलाइजेशन जो है उसको भी क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर का उसको ये इंक्रीज करता है। देयर इनकॉर्पोरेशन इंप्रूव द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने केवल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, हम जितना भी कंपोनेंट बताएंगे उसमें केवल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये क्या करता है कि सॉइल की फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उन सबको क्या करता है, खराब करता है। और उसको सही स्टेटस में लाने के लिए बाकी और जितने कंपोनेंट हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर का कंपोनेंट है या फिर आपका बायोलॉजिकल रिसोर्स हो गया या बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे, ये इसको इंप्रूव करेंगे। मतलब इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर आपका डिस्ट्रॉय किया जाएगा उस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फिर इसको बनाने का कार्य करते हैं। और इसी चीज़ में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर आपका है इन तीनों का जैसे हमने उपयोग देखा है, तो पोषक तत्व के रूप के सप्लाई करने के रूप में अपन इन्हीं चीज़ों का अपन यूज़ करते हैं। या तो आप ऑर्गेनिक यूज़ करोगे या इनऑर्गेनिक यूज़ करोगे या फिर बायोलॉजिकल या फिर जैव उर्वरक को करोगे। लेकिन इन तीनों का एक साथ उपयोग करने का अर्थ क्या है, या इनको तीनों को एक साथ उपयोग करने की ज़रूरत क्यों हमको होती है, तो उसका ये है कि आपको मेन मोटो आपका ये है कि जो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या जो भौतिक गुण है उसको आपको मेंटेन करके रखना है, उसको आपको उस स्तर पर बना के रखना है जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सहायक हो। तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया कि सॉइल एग्रीगेशन आपका बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, मतलब उसमें जो भुरभुरापन है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि भुरभुरी जो सॉइल है वो बेहद ज़्यादा पोषक तत्वों के मामले में इफेक्टिव होती है या पूरे क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में इफेक्टिव होती है। दूसरा आपका जो सॉइल टेक्सचर है या मृदा कणाकार है ये आपका बेहतर होना चाहिए, मतलब वहाँ पे उसकी पोरोसिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसके अंदर का मूवमेंट वगैरह जो है या केमिकल रिएक्शन वगैरह आपके अच्छे तरीके से हो, ऐसी दशा जो है सॉइल की बनी रहनी चाहिए। फिर आपका स्ट्रक्चर हो गया, तो स्ट्रक्चर भी आपका जैसे मैंने आपको प्लेटी और प्रिज्मेटिक और कॉलमनर जो स्ट्रक्चर बताया था उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो कि आपका मतलब कहना चाहिए कि प्रोडक्शन में अपने को सहायता करे। फिर आपका जो एरेशन है या आपका सॉइल एरेशन हो गया जो कि पोरोसिटी से आपका डायरेक्टली संबंधित होता है, वो आपका बढ़िया होना चाहिए। फिर इसके अलावा आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब सॉइल के द्वारा पानी को ऑप्टिमम टाइम तक और ऑप्टिमम अमाउंट में उसको ग्रहण करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, मतलब तुरंत निक्षालन के द्वारा या इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा वो उसका लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब उस टाइम तक सॉइल जो है वो पानी को लेके रखे जब तक क्रॉप को उसकी आवश्यकता है, यील्ड के लिए उसको ज़रूरत है, इस सब चीज़ों को कर सके। फिर आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको आपका मेंटेन करके रखे। तो ये सब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हमको ऑप्टिमम लेवल पे या जितने अच्छे दर पे हम इसको जितने अच्छे स्तर पे हम ले जा सके उस स्तर पे हमको ले जाने की कोशिश करना चाहिए, जो उपरोक्त हमने जो शुरू का जो तीनों चीज़ बताया है उसके थ्रू, जिसमें कि पहला फैक्टर आपको इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है और बाकी के दो फैक्टर क्या करते हैं, इस चीज़ को आपके इम्प्रूव करते हैं। etc. should be maintained regularly through better cultivation practices and organic manure application to maintain soil fertility and nutrient availability। अब यहाँ पे ये देखिएगा इस चीज़ को मतलब ठीक करने के लिए क्या किया है, बेटर कल्टीवेशन आपका प्रैक्टिसेस, तो उसमें आपके कई तरह के इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन ये सब आ जाएगा। और दूसरा आपका ऑर्गेनिक जो मैन्योर है उसका उपयोग, क्योंकि ये क्या है उस स्तर को क्या करेगी, मेंटेन करके रखेगी। फिर आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सॉइल होते हैं जहाँ पे क्रॉप को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह की क्रियाएं वहाँ पे करनी पड़ेगी या कल्चरल ऑपरेशन करने पड़ेंगे जिससे क्या है वहाँ पे हम कल्टीवेशन या जो क्रॉप प्रोडक्शन सफलतापूर्वक कर सके। तो
ऐसी जगह पे क्या करना होता है कि वहाँ का जो सॉइल है उसका नेचर देखना होता है कि भाई वो एसिडिक रूप में है कि अल्कलाइन के रूप में है, किस तरह से है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वो ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होता है कि सॉइल एक न्यूट्रल स्टेज में आ जाएगी और क्रॉप का प्रोडक्शन हम वहाँ पे ले सकते हैं। तो अपन देखेंगे किस किस टाइप का आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है और उसका मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स सच एज जैसे एसिडिक हो गया, एसिडिक सॉइल हो गया, फिर आपका सलाइन सॉइल हुआ या अल्कलाइन सॉइल हुआ, इस तरह का हो गया, फिर आपका दलदली या फिर वाटर लॉग कंडीशन वाला सॉइल हुआ। तो ये सब जो इस तरह के जो सॉइल होंगे वो आपके प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहलाते हैं। सॉइल्स आर नोन टू डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। अब इस तरह की जो भी सॉइल है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या उत्पादकता है, आप पहले इसमें मान के चलिए कि उसकी उत्पादकता क्या है, वो आपकी कम होगी। उसकी उत्पादकता क्या है, आपकी कम होगी। वो चाहे एसिडिक सॉइल हो, यदि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यदि पीएच का लेवल है, पीएच का लेवल आपका जब आपका 6.5 से 7.5 है, जब 6.5 से 7.5 है तो उसी दौरान क्या होगा कि जो मृदा की उर्वरता और उत्पादकता आपकी अधिकतम पाई जाएगी। अब एसिडिक सॉइल होता है, उस केस में क्या है, इसका जो पीएच है आपका कम हो जाता है। मतलब आपका एक तरह से देखा जाए तो आपका जो 7 है, जो 7 है, उससे क्या होता है, ये 7 आपका न्यूट्रल है, तो 7 से कम जो आएगा वो एसिडिक की ओर आएगा, एसिडिक की ओर आएगा, और 7 से ऊपर की ओर आएगा आपका अल्कलाइन की ओर आएगा। तो जिनका जो सॉइल पीएच है, जैसे आपका 8 है, 9 है, इस तरह का सॉइल है, इसका मतलब वो क्या है, अल्कलाइन सॉइल है, ठीक है। और जिसका पीएच आपका 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2, 3, 4 मिल रहा है, तो इस तरह का क्या है, एसिडिक सॉइल है। अब जैसे ही आपका पीएच यदि कम हुआ, इनको जानने का भी यही पैरामीटर है कि उसका पीएच अपन ज्ञात करते हैं। यदि सॉइल आपका एसिडिक है तो वो क्या है, उसमें आपका पोषक तत्व होने के बावजूद भी वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। तब इसको करेक्ट करने के लिए क्या उपाय है कि इसको अपन क्या करते हैं कि वो इसको इस स्टेज में लेके जाते हैं, मतलब सॉइल के इस पीएच का जो रेंज होता है उसमें हम लेके जाते हैं। तो उस दौरान जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि ये सॉइल पीएच आपका मेंटेन होता है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या है, सॉइल आपकी उत्पादक होती है और प्लांट को सपोर्ट करती है। अब फिर धीरे धीरे क्या है, वो एसिडिक सॉइल का नेचर ऐसा होगा कि वो फिर वैसी आपकी हो जाएगी, तो अगले टाइम आपको फिर उसका मैनेजमेंट करना होगा। तो जब लगातार इस तरह से हम उसका मैनेजमेंट करते जाएंगे तब जो है एसिडिटी जो है सॉइल की वहाँ पे ख़त्म होती है। सेम आपका कोई भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसको करेक्ट करने का भी आपका यही मेथड है। ये हुआ एसिड सॉइल में आपका किस वजह से एसिडिटी एक तरह से क्रिएट होती है और उसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें जो है आयरन की जो टॉक्सिसिटी है और आपका मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब की टॉक्सिसिटी आपको दिखाई देगी। मतलब ये क्या है, एक तरह का विषैला जो प्रभाव है वो प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे। साथ में वहाँ पे आपको फास्फोरस हो गया और मॉलिब्डेनम, ये इनकी डेफिशिएंसी दिखाई देगी। मतलब डेफिशिएंसी का मतलब ये समझिएगा कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये इसकी कमी है, इसकी कमी वहाँ पे होती है। मॉलिब्डेनम भी होगा, और मॉलिब्डेनम तो चलो नहीं होगा लेकिन फास्फोरस वहाँ पे होगा। मॉलिब्डेनम हो सकता है हमको अलग से देना पड़े, फास्फोरस होगा और मॉलिब्डेनम भी अलग से दिए हैं, तो जरूरी नहीं कि प्लांट को अवेलेबल हो। यदि सॉइल एसिडिक है तो उस केस में इन न्यूट्रिएंट की मात्रा होने के बावजूद भी क्या होगा, उसका आपका डिफिशिएंसी सिम्टम प्लांट के ऊपर दिखाई देगा। तो इसके लिए ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा सप्लाई करने की जगह ज़्यादा अच्छा उपाय ये होता है कि हम जो एसिडिक सॉइल है उसका ट्रीटमेंट करें, उसको क्या करें, हम ठीक करें। तो ऑटोमेटिक जितना भी जो आपका पोषक तत्व फास्फोरस और मॉलिब्डेनम आपका वहाँ पे होगा वो प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा। और साथ में क्या है, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और आयरन जो है इसकी जो टॉक्सिसिटी है ऑटोमेटिक आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप का आपका सलाइन और अल्कलाइन सॉइल में क्या होता है कि उसमें आपका ये आयरन हो गया, फिर मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, इनकी जो टॉक्सिसिटी जो डेफिशिएंसी जो है वो आपको दिखाई देगी। मतलब और उसमें टॉक्सिसिटी जो दिखाई देगी वो मॉलिब्डेनम के जो विषैला प्रभाव होता है उस तरह का प्रभाव आपको प्लांट में दिखाई देगा। जबकि इन सब न्यूट्रिएंट्स से क्या होगा, आपका जो डेफिशिएंसी जो है या कमी जो है वो दिखाई देगी। तो इसका भी यही है कि अल्कली सॉइल को आप क्या करिए कि उसको ट्रीट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक क्या है, इनका दर जो है आपका मेंटेन हो जाएगा और इसकी टॉक्सिसिटी, मॉलिब्डेनम की टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी। तो दिस सॉइल शुड बी रेगुलरली मैनेज्ड। रेगुलरली मैनेज का मतलब यही है कि आप एक ही बार में आप उसको ये नहीं कर सकते, एक बार ट्रीटमेंट किया तो वो नहीं होगा, आपको लगातार एक लंबे समय तक के लिए उसको मैनेज करना पड़ेगा, तब वो जाके सॉइल का एक जो न्यूट्रल लेवल है वो आपका हो के आएगा। तो रेगुलरली मैनेज्ड एंड रिक्लेम्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ, हाँ, जिसके माध्यम से अपन जैसे सॉइल जो एसिडिक है तो
किस चीज़ को अपन डालें कि वो उसकी एसिडिटी खत्म हो, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, सॉइल अमेंडमेंट्स कहते हैं। जैसे आपका लाइम हो गया, लाइम जो है चूना जो है वो अपन एसिड सॉइल के लिए अपन उपयोग करते हैं। फिर आपका जिप्सम जो है एल्कली सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सॉइल अमेंडमेंट्स का वर्क क्या होता है। तो सॉइल अमेंडमेंट्स का वर्क क्या होता है कि जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं, है ना, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स मतलब जो मतलब ऐसी मृदा जो कि किसी वजह से क्या है उसमें उर्वरता के गुण हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर कारण से वो उर्वरक मतलब मृदा उर्वरता उसमें नहीं आ पाती, जिसकी वजह से उत्पादकता उसमें दिखाई नहीं देता है। तो उनको करेक्ट करने का जो काम करता है वो आपका सॉइल अमेंडमेंट्स कहलाते हैं। और सॉइल अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा कि भाई कौन कौन से सॉइल आपके अमेंडमेंट्स हैं, तो जैसे अपन एसिडिक के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, लाइम का यूज़ करते हैं या चूना का यूज़ करते हैं एसिड सॉइल के लिए। और सेम आपका जिप्सम जो है आपका एल्कली सॉइल के लिए अपन उपयोग करते हैं। तो लाइम जो है एक आपका सॉइल अमेंडमेंट्स है, और फिर आपका जिप्सम भी एक तरह का क्या है, आपका सॉइल अमेंडमेंट्स है। और इसके अलावा जो आपका और जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो अपन यूज़ करते हैं, जैव उर्वरक अपन यूज़ करते हैं, तो वो सब भी क्या करता है, एक तरह से सॉइल का जो है जो सॉइल अमेंडमेंट की तरह काम करता है, लेकिन वो इतने इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता जितना कि लाइम और आपका जिप्सम करते हैं। ये पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए बनने होते हैं। हालांकि जो ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह भी वो स्टेटस को मेंटेन करते हैं, लेकिन एक जनरल वे में वो काम करते हैं। ये पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए बना होता है। तो फिर आपका ये हुआ कि अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट रिजल्ट, है ना। तो ये जो इसका जो एप्लीकेशन जो अपन करते हैं, तो क्या होना चाहिए कि आपका जो टेस्ट जो अपन करते हैं उसके बाद इनका उपयोग करना चाहिए। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबल यील्ड या सस्टेन द यील्ड, मतलब यील्ड को क्या करेगा, वो सस्टेन करेगा, उसकी उत्पादकता और उर्वरता को बढ़ा के, मतलब एक लंबे समय में आपको बेहतर यील्ड मिलता रहेगा। फिर इसका जो लास्ट कंपोनेंट है आपका बेटर या जुडिशियस वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो जैसा कि मैंने बताया है कि भाई कोई भी चीज़ आप देते हैं, कोई भी केमिकल या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर भी दे रहे हैं, तो या ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें डाल रहे हैं आप सॉइल में, तो उसका डिकम्पोजिशन जो है टेम्परेचर और वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो पोषक तत्व की जो उपलब्धता है वो भी क्या होता है कि जब सॉइल में सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन क्या है, वाटर की उपस्थिति में बनता है, तो ऑप्टिमम मात्रा में जो है वाटर का होना बेहद ज़रूरी है। ऑप्टिमम मात्रा का कहने का मतलब यह है कि न तो वाटर की बहुत कमी चाहिए और न तो वाटर की अधिकता चाहिए। वाटर अधिक भी होगा तो रन ऑफ के थ्रू क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह वो बहा के ले जाएगा। अब वाटर की कमी होगी तो उस केस में सॉइल सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो दोनों ही चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए, मतलब ना तो अधिकता और ना ही कमी। एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि सॉइल सॉल्यूशन प्रॉपर वे में बने और प्लांट को पोषक तत्व आपका अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेटर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इसका एक इम्पॉर्टेंट अंग है। तो प्लांट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ओनली इन अ डिजॉल्व स्टेट। ये हमेशा कभी भी आपका ठोस स्टेट में वो ग्रहण नहीं करता, हमेशा इसको क्या करेगा, डिजॉल्व स्टेट में ग्रहण करता है। एंड सफिशिएंट मॉइस्चर इज देयरफॉर रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। मैनेजमेंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल by improved and modern agriculture irrigation techniques like ड्रिप और स्प्रिंकलर और बेसिन मेथड्स, ये सब ऐसे मेथड्स हैं जिनका यदि अपन उपयोग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वाटर का एफिशिएंट यूज़ करते हैं। मतलब कम वाटर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में क्या है वो उतने एरिया में वाटर का प्रवाह करते हैं जितने एरिया में प्लांट को ज़रूरत है। मतलब प्लांट के रूट जो हैं जितने एरिया में आपके फैले होते हैं। जैसे अपन ड्रिप इरिगेशन का अपन यूज़ करते हैं या फिर स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं, तो स्प्रिंकलर आपका बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं करता, वो केवल आसपास की मिट्टी का एरिया कवर करता है जहाँ पे पेड़ के आपके जड़ पाए जाएंगे। और ड्रिप में भी क्या है, ड्रिप पर्टिकुलर क्या है, जो उसके रूट जोन के पास ही आपका क्या करता है कि आपका जो वाटर को प्रोवाइड करता है। हाँ, कुछ फल वृक्ष होगा तो फल वृक्ष में ड्रिप को अपन क्या करते हैं कि राउंड फॉर्म में देते हैं, मतलब एक राउंड सर्कुलर अपन एक गोला सा बना लेंगे उसके पाइप का और उसमें छोटे छोटे आपके ड्रिपर्स हैं लगा देंगे। तो वहाँ पे भी अल्टीमेटली होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है वाटर का सप्लाई दिया जाता है। तो उतने एरिया में वाटर की सप्लाई होने से क्या होता है कि उस एरिया का न्यूट्रिएंट जो है एक्टिव होता है और प्लांट को वो प्रोवाइड होता है, और बाकी दूसरे एरिया के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो उससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपकी जो खरपतवार जो है वो खरपतवार की वृद्धि आपकी नहीं होती, वो खरपतवार वैसे के वैसे पड़े रहते हैं और वो क्रॉप को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जो वाटर का जो है इफेक्टिव जो यूज़ है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट आपका एक
कंपोनेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ये आपका पूरा एक कंप्लीट हुआ कि आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला लेक्चर लेंगे।